हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स फॉर सी यू ई टी पी जी पेपर कोड सी ओ क्यू पी 11 के लिए। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज़, ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस। अब न्यूज़ को स्टार्ट करने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के अंदर जो जो मैं मैगज़ीन यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में है। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है और वो चाहता है कि हिंदी में ही वो न्यूज़ पढ़े, तो आप हिंदी मीडियम वाली जो मैगज़ीन है, उसको हमारी ऐप या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और सारी न्यूज़ को आप हिंदी में रीड कर सकते हो। आप या चाहो तो पहले डाउनलोड कर लो और वीडियो को देखने के साथ-साथ हिंदी वाली पीडीएफ से आप रीड करते रहो, या फिर अभी आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप हिंदी वाली पीडीएफ डाउनलोड करके उससे आप रिवाइज़ कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे, अपने अकॉर्डिंग दोनों ही मीडियम की पीडीएफ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नेशनल न्यूज़ से और पहली न्यूज़ है यहाँ पे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। अब देखो, इस तरह की जो समिट्स होती है ना, जो रिलीजियस हो, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कल्चर का पार्ट है वो भी मेंशन किया हुआ है, तो कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस तरह की न्यूज़ को आपको कवर करना चाहिए। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये समिट करवाया किसने है? तो पहला इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो आपका संस्कृति मंत्रालय है वो, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इन दोनों ने मिलके फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है इसको करवाया न्यू दिल्ली में। 5 से लेके 6 नवंबर के बीच में ये हुआ है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसके थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थीम भी कई बार इसके पूछ लेते हैं। तो इसका जो थीम है वो है रोल ऑफ बुद्ध धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, यानी कि एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की क्या भूमिका है, या बुद्ध धर्म की भूमिका, वो इसका विषय है। ध्यान रखो, यहाँ पे बुद्ध धर्म की बात की जा रही है, बुद्ध धर्म की बात नहीं की जा रही। बुद्ध धर्म की बात की जा रही है। किसने इसको चीफ गेस्ट कौन है इसमें? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में उनको बुलाया गया था। तो ये इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, उसमें सिर्फ मेन आपका यही इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे हुआ है, थीम क्या है। लेकिन एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि जब आप रीड करो तो आप बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे, ताकि जब ऑप्शंस आप देखो तो उसमें आप एलिमिनेट कर पाओ। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली। अब देखो, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्योंकि इंडिया, जब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना तो इंडिया की उसमें एक तरह से बोल सकते हो फ्रंट लीडर था इंडिया इसमें। तो इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया जो है वो की भूमिका यहाँ पे निभाता है। अब देखो, प्रेसिडेंसी किसमें थी? तो इंडिया की को प्रेसिडेंसी थी फ्रांस के साथ साथ। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड इन 2015, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांसिस ओलांद ऑफ फ्रांस। यानी कि फ्रांस और इंडिया के द्वारा मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को मेनली बनाया गया है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो हम मंथ बाई मंथ कवर करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये भी याद रखनी है कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में ही है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में जो ट्रेड फेयर है वो हर साल होता है, तो इस साल भी जो ट्रेड फेयर है 43rd एडिशन जो है ट्रेड फेयर का, वो भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इसकी जो थीम क्या है? थीम है इसकी विकसित भारत एट 2047, यानी कि 2047 में विकसित भारत जो है इसकी थीम है। इन कैटेगरी ऑफ पार्टनर स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश बैग्ड गोल्ड एंड झारखंड ग्रैब्ड गोल्ड इन द फोकस स्टेट कैटेगरी। यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता, और फोकस राज्य की श्रेणी में, यानी फोकस राज्य की जो कैटेगरी है उसके अंदर झारखंड ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने गोल्ड जीता है और आयुष मिनिस्ट्री ने सिल्वर यहाँ पे जीता है। इन द स्टेट एंड यूटी कैटेगरी, पुडुचेरी बैग्ड द गोल्ड अवार्ड एंड मेघालय गॉट सिल्वर। कर्नाटका वॉज अवार्डेड विद ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, थीम याद रख सकते हो। इसके अलावा गोल्ड किसको मिला है स्टेट की कैटेगरी में? वो बिहार और उत्तर प्रदेश, इतना याद रख सकते हो। प्लेस तो आपको पता ही है, ट्रेड फेयर हर साल दिल्ली में ही होता है, तो भारत मंडपम के अंदर ये हुआ है। और ज़्यादा डिटेल में इसको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका
साइनिंग ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर होस्ट कंट्री अग्रीमेंट, यानी कि बिम्स्टेक एनर्जी केंद्र सेंटर का मतलब क्या है, जो ऊर्जा केंद्र है वो मेजबान देशों के समझौते पर जो सिग्नेचर्स है वो हो गए हैं, एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया गया है। और जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? वो इस्टेब्लिश किया गया आपका बेंगलुरु के अंदर। जो होस्ट कंट्री है, द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर वाज साइंड इन न्यू दिल्ली ऑन 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर को नई दिल्ली में इसके ऊपर साइन कर दिए गए हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 7 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन-कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 8 जो है यहाँ पे, सॉरी ये 7 जो है यहाँ पे मेंबर हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, मैप के अंदर भी इसको मार्क किया गया है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, इस साइड की कंट्रीज़ आप छोड़ दो। ईस्टर्न साइड में जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, नीचे श्रीलंका हो गया और एक थाईलैंड यहाँ पे अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी ये चारों तो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, घासीदास तोमर पिंगला इन छत्तीसगढ़ नोटिफाइज एज द इंडियाज 56th टाइगर रिजर्व, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व नया बनाया गया है। जिस बनाया क्या गया है, इसको एक तरह से नोटिफाई किया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो था, उसको इंडिया का 56वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोटिफाइड द गुरु घासीदास तोमर तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ध्यान रखो, इंडिया के अंदर अब 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और जो लेटेस्ट आपका ऐड हुआ है वो है गुरु घासीदास तोमर पिंगला। अब देखो इस तरह इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपसे जनरली लोकेशन पूछते हैं कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये 56 टाइगर रिजर्व है जिसको नोटिफाई किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन-कौन से हैं? जो चौथा तो आपका यही हो गया गुरु घासीदास। इसके अलावा इंद्रावती, बीजापुर और उदंती सिदंदी इन गरियाबंद, ये जो है आपके 3 और हैं। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इंद्रावती इन बीजापुर और उदंती सिदंदी इन गरियाबंद। ठीक है? ये तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ऑप्शन दिए जाएँगे और उसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन-सा टाइगर रिज़र्व जो है वो उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के अंदर है या छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च 3 वीक लॉन्ग कैंपेन हमारा शौचालय हमारा सम्मान ऑन द वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे के उपलक्ष्य में ये जो 3 सप्ताह लंबा जो एक तरह से बोल सकते हो अभियान जो है हमारा शौचालय हमारा सम्मान, इसको स्टार्ट किया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन हमारा शौचालय हमारा सम्मान HSHS ऑन नवंबर 19 वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 19 नवंबर 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी ये जो है इस हमारा शौचालय हमारा सम्मान, इस कैंपेन के बारे में आप याद रख सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती लॉन्च OTT प्लेटफॉर्म वेव। ठीक है, तो वेव्स जो है OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होगा। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे आपके OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसी तरह से जो हमारा नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, यानी कि राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक जो है प्रसार भारती, उसने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। यहाँ पे इसका आप लोगो देख सकते हो, इस तरह से दिखेगा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती एट द ओपनिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बेसिक आपको याद रखना है कि वेव नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म है जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी खासियत क्या है कि ये 12 प्लस लैंग्वेजेस के अंदर आएगा, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज हमारे देश की हैं उसके अंदर भी होगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें होंगी? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमीज़,
कौन-कौन सी लैंग्वेज है ये सब आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस वेब्स आपको नाम याद रखना है, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, सेंटर अप्रूव्स पैन 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मेक इट अ कॉमन बिज़नेस आइडेंटिफायर। आपको पता है पैन जो होता है वो एक तरह से परमानेंट जो आपका टैक्स आप भरते हो, तो उसके अंदर आपका पैन का यूज़ होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं। तो पैन 2.0 यानी कि पैन कार्ड जो है उसकी एक नई तकनीक पे नया पैन कार्ड अब जारी करने की जो योजना है वो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। और इसका मेन एम जो है वो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने का है, यानी कि एक ही पैन नंबर आपका होगा और उसी से आप मल्टीपल काम कर पाओगे। The PAN is a unique 10-digit identifier issued to Indian taxpayer which is used for various financial transactions including filing tax returns, taking investments and conducting banking operations। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं। और जैसे जब ये योजना जो है डिटेल में लागू होगी तो और डिटेल इसके बारे में आएगी। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च फर्स्ट एआई डेटा बैंक, यानी भारत ने पहला एआई डेटा बैंक जो है लॉन्च कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक। और इस डेटा बैंक का जो उद्देश्य है, एम क्या है, प्रोपेलिंग इनोवेशन एंड बूस्टिंग द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि भारत की देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने और जो नवाचार है, जो इनोवेशन है उसको बूस्ट करने के लिए जो फर्स्ट एआई डेटा बैंक है इसको लॉन्च किया गया है। इससे फ़ायदा होगा क्या? तो जो रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और डेवलपर्स हैं, उनको हाई क्वालिटी एंड डाइवर्स डेटाबेस मिल पाएगा फॉर क्रिएटिंग स्केलेबल एंड इंक्लूसिव एआई सॉल्यूशंस। नए सॉल्यूशन बनाने के लिए जो आपके स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उनको मदद मिलेगी। विषय क्या है इसका? थीम क्या है? एआई फॉर इंडिया एडवांसिंग इंडियाज़ एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये इसकी थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। एआई क्या होता है, डेटा बैंक क्या होता है, और इंडिया ने जो है फर्स्ट एआई डेटा बैंक अपना लॉन्च कर दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट स्पेस एआई लैब, TM2S स्पेस। TM2S का मतलब क्या है? टेक मी टू स्पेस, स्पेस MOITD रिवोल्यूशन। तो इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पे हो रही है। और हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, टेक मी टू स्पेस, TM2S स्पेस, हैज़ अनवील्ड प्लान टू लॉन्च MOITD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी इन स्पेस। तो इंडिया की फर्स्ट एआई लैब जो है स्पेस के अंदर वो लॉन्च कर दी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम है टेक मी टू स्पेस। द मिशन सेट टू लॉन्च अब्रॉड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो PSLV C6 रॉकेट, यानी जो PSLV रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। द लॉन्च ऑफ MOITD विल प्रोवाइड यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड बिजनेसेस टू एक्सप्लोर द वास्ट पोटेंशियल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। द MOITD will also serve as a technology demonstrator for take me to space broader vision of building scalable cost effective orbital infrastructure। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जो कंपनी का नाम है वो है टेक मी टू स्पेस, और इसके द्वारा स्पेस के अंदर एक फर्स्ट एआई लैब जो है वो लॉन्च की जा रही है। अब नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एक टर्म आजकल बहुत न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में दिया गया है। और जो ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आपके डेटा से रिलेटेड हो, किसी वायरस से रिलेटेड हो, कोई ऐसी डिजिटल टर्म चल रही हो उससे रिलेटेड हो, वो टर्म्स आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ये टर्म आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, डिजिटल अरेस्ट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। A recent scam has emerged resulting in significant financial losses for individuals and businesses amounting to crores of rupees under the guise of digital arrest। What is digital arrest scam? तो बेसिकली अरेस्ट में होता है क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति आपको कॉल करेगा और वो बताएगा वो किसी एक डिपार्टमेंट से, मान लो उसने बताया CBI से है या इंटेलिजेंस ब्यूरो से है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, और फिर वो बोलेगा कि आपने ये कोई क्राइम किया है और उसके लिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। वो ऐसा आपसे बताएगा। असलियत में वो कुछ होगा नहीं, वो फ्रॉड कर रहा होगा आपके साथ, लेकिन वो बोलेगा कि डिजिटल अरेस्ट आपको किया जा रहा है।
और फिर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफ़र करवा देगा। तो ये सारी बेसिकली जो है डिजिटल अरेस्ट जो है, इसके बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। बेसिक आप न्यूज़ फ़ॉलो करते हो तो इसके बारे में वैसे भी आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प बिकम 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये आपको पता ही लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, शपथ ये अप्रॉक्सीमेटली 20 जनवरी के आसपास लेंगे, लेकिन इलेक्शन जो है इनका हो गया, काउंटिंग में इनको सबसे ज़्यादा वोट्स वगैरह मिले हैं, सीट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। Former US President and Republican Donald Trump won the second term in office, defeating Vice President Kamala Harris, द डेमोक्रेटिक नॉमिनी। यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस, उनको हरा के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। और ये इनकी सेकंड टर्म होगी। याद रखना है आपको कि यूएसए के अंदर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीत सकता है, 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बन चुके हैं और ये उनके सेकंड टर्म होगी, सेकंड एंड लास्ट टर्म होगी। 47th प्रेसिडेंट ये होंगे। और मिस्टर ट्रंप जो हैं वो 78 यानी कि 78 साल के हो चुके हैं। और ये जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे, जब ऑफिस में एंट्री लेंगे, तो ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे, विल बिकम द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू ऑफिस। ऑफिस में जब एंट्री लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, गयाना बारबाडोस टू कन्फर देयर टॉप अवार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी मोदी जी को जो गयाना देश है और बारबाडोस देश है, उनका शीर्ष सम्मान जो है, उनका टॉप अवार्ड जो है मिलेगा। जो गयाना का टॉप अवार्ड है उसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, और जो बारबाडोस का टॉप अवार्ड है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑर्डर का अवार्ड का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको याद रख सकते हो। बाकी कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ आजकल पीएम मोदी को जो अपना सर्वोच्च सम्मान है या सेकंड जो हाईएस्ट अवार्ड है वो दे रहे हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस देश ने टॉप अवार्ड दिया है, किस देश ने सेकंड टॉप अवार्ड दिया है, किसने नहीं दिया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी ब्राज़ील से। ब्राज़ील होस्ट 19th G20 समिट। 19वां G20 सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील ने होस्ट किया है। G20 जो है आपका वो 20 कंट्रीज़ का समूह है। अब 20 कंट्रीज़ में ध्यान रखो कि जो लास्ट समिट हुआ था, जो इंडिया के अंदर हुआ था, उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 के अंदर ऐड किया गया था। तो पहले क्या था, 19 कंट्रीज़ थी और 1 यूरोपियन यूनियन था, तो 20 हो जाती थी। लेकिन अभी 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है यहाँ पे। 1 यूरोपियन यूनियन है और 1 अफ्रीकन यूनियन है। तो ये ध्यान रखना आपको, 19 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियन है। कंट्रीज़ का नाम आप याद रख लो। ऑप्शंस में अगर पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन-सा G20 कंट्री है, कौन-सा नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सारी आपको मेजर इकोनॉमी मिलेंगी। जैसे P5 कंट्री तो इसमें होंगी। P5 कौन-सी हैं, जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट कंट्रीज़ हैं। कौन-कौन सी? यूके हो गया, यूएस, इसके अलावा फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 5 कंट्रीज़ तो आपकी इसके अंदर हैं ही। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका चाइना मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, इसके अलावा अ, अगर आप देखो यूके, यूएसए, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। रसिया भी रसिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये P5 तो कंट्रीज़ हैं ही, बाकी बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ आप अपने अनुसार भी गेस कर सकते हो कि कौन-सी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। तो आपका यूरोप के अंदर जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सारी भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अर्जेंटीना है फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, तुर्की है, जो टर्की है उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, अब तुर्की उन्होंने नाम कर दिया है, यूके एंड यूएसए। कोरिया यहाँ पे क्या है, तो ये साउथ कोरिया है। और इसके अलावा 2 रीजनल बॉडीज़ भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 2 यूनियन भी है, एक अफ्रीकन यूनियन और सेकंड है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा जो फर्स्ट प्लेनरी सेशन था इसके अंदर G20 का, उसका उस उसका जो थीम था वो था बेसिकली ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये इस बार यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो थीम था इसका, वो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये यहाँ पे थीम था, इसका ध्यान रखना है आपको। साउथ अफ्रीका विल होस्ट द 20th G20 समिट फ्रॉम नवंबर 27 टू 28, 2025। यानी कि
जो अगला G20 समिट होगा वो साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया जाएगा, जो 20वां G20 समिट होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस लॉन्च बाय ब्राज़ील प्रेसिडेंट लूला, ठीक है। तो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा वैश्विक भूख और गरीबी संगठन जो है, इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत ही की गई है, बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट तो इनको नहीं मिला है, लेकिन जो इनिशिएटिव है उसको साइन कर दिया गया है। द इनिशिएटिव वाज़ साइन्ड बाय 81 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग 18 ऑफ द 19 G20 कंट्रीज़ एज़ वेल एज़ द यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो 20 में से 19 कंट्रीज़ और दोनों यूनियन ने इसको साइन कर दिया है, लेकिन अर्जेंटीना एक अकेला ऐसा कंट्री है जिसने इसको साइन नहीं किया है। तो ये आप याद रख सकते हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आपका कोप 19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 29, उसके बारे में COP 29 वर्ल्ड लीडर्स कमिट 1.3 ट्रिलियन बाकू फाइनेंस गोल्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन 2035, यानी 2035 के लिए जो आपका बाकू वित्त लक्ष्य था उसके लिए 1.3 ट्रिलियन ट्रिलियन की जो प्रतिबद्धता है वो देशों ने यहाँ पे दिखाई है। इसके थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, की इशूज क्लाइमेट फाइनेंस, मिटिगेशन गोल्स, एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एंड स्टॉक टेकिंग। इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, कुछ बहुत खास इसमें हुआ नहीं है। बाकी बेसिक डिटेल्स जो इसमें हुई हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू बैन चिल्ड्रंस अंडर एज ऑफ 16 फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाह रहा है कि 16 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को उतना एक्सेस ना कर पाएँ, उसको बैन कर दिया जाए। बाकी इसके बारे में भी एग्जैक्ट लॉ बनानी है, जब वो लॉ बनेगा तो उसके बारे में और डिटेल में जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। नेक्स्ट है आपका इंडिया री इलेक्टेड टू यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर 2025-2026, यानी 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में इंडिया को फिर से चुन लिया गया है। अभी जो इंडिया की टर्म थी वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रही थी, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया को इसको दोबारा री इलेक्ट कर लिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एज सच कोई बड़ी अपडेट ये नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पहली न्यूज़ है यहाँ पे, जो 13 साल का वैभव सूर्यवंशी है उसको आईपीएल के अंदर ऑक्शन में उसको खरीदा गया है 1 करोड़ 10 लाख के अंदर। तो ये 13 ईयर ओल्ड क्रिकेटर जो है बिहार से, जो कि क्रिकेटर है, वो आईपीएल का यंगेस्ट क्रिकेटर जो है बन गया है, यंगेस्ट एवर प्लेयर टू बॉट इन एन आईपीएल ऑक्शन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, मुंबई ने बंगाल को हरा दिया। मुंबई बीट्स बंगाल टू विन सीनियर्स वुमेन T20 ट्रॉफी फॉर सेकंड टाइम इन अ रो, ठीक है। दूसरी बार सीनियर्स महिला T20 ट्रॉफी जो है मुंबई ने बंगाल को हरा के जीत ली है। बाकी यहाँ पे न्यूज़ डिटेल में आप रीड कर सकते हो। इस तरह की जो न्यूज़ होती है उसमें बस किसने जीता है ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होता है, और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, आप इसको रीड एक बार कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी हॉकी से। भारत ने चाइना को यहाँ पे हरा दिया। इंडिया विंस वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बीटिंग चाइना 1-0, यानी कि महिला की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत ने जीत ली है चीन को 1-0 से हरा के। तो ये आपको याद रखना है। वुमेन एशियन चैंपियनशिप जो है हॉकी की, वो इंडिया ने जीत लिया। हराया किसको? चाइना को हराया 1-0 से। नेक्स्ट है आपका अनीश सरकार बिकम्स यंगेस्ट रेटेड फीडा चेस प्लेयर ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के जो शतरंज खिलाड़ी है फीडा रेटेड, वो जो है अनीश सरकार बन चुके हैं। अनीश सरकार ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज़ बिकम यंगेस्ट रेटेड फीडा चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। इनकी एज की बात करें, एट द एज ऑफ 3 ईयर्स 8 मंथ एंड 19 डेज, अनीश सिक्योर्ड अ फीडा रेटिंग ऑफ 1,555। ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन विंस टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स इवेंट, यानी मैग्नस कार्लसन ने जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स इवेंट था वो जीत लिया है, सिक्योरिंग बोथ द रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल। अब इन्होंने दोनों ही टाइटल जीत लिए, रैपिड इवेंट का भी टाइटल जीत लिया और ब्लिट्स इवेंट का भी टाइटल जो है दोनों ही मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे जीत लिए हैं। इन द वुमेन रैपिड इवेंट जीएम एलेक्जेंड्रा, और ये आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, गोरिया चकिना चकिना, ये जो है इन्होंने जीता वुमेन का इवेंट।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड 28th टाइम वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जो है वो जीत लिया है। हालांकि बिलियर्ड्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्योंकि वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जो है वो जीत लिया है, तो इसको अभी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं अवार्ड्स पे, यानी कि पुरस्कार पे। फर्स्ट यहाँ पे FTII स्टूडेंट्स फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो क्वालिफाइज फॉर द 2025 ऑस्कर्स। यानी कि 2025 के ऑस्कर्स के लिए जो एफ टी आई आई के जो एक छात्र की फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसको नॉमिनेट वहाँ पे कर दिया गया है इन द शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनकी एक अवार्ड विनिंग कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो, और इसको डायरेक्ट किया है चिदनंदा एस नायक। ठीक है, चिदानंद चिदानंद एस नायक ने इसको डायरेक्ट किया। हालांकि अभी जब अगर इसको ऑस्कर में कोई अवार्ड मिलता है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना आपको, इसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट तो कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बुकर प्राइज 2024, जो ब्रिटिश लेखिका है समंथा हार्वे। ठीक है, ब्रिटिश राइटर समंथा हार्वे, इनको यहाँ पे दिया गया है फॉर स्पेस स्टेशन उपन्यास, यानी स्पेस स्टेशन नॉवल ऑर्बिटल के लिए। तो ऑर्बिटल इनका एक नॉवल है, उपन्यास है समंथा हार्वे का, उसके लिए इनको जो है बुकर प्राइज़ दिया गया है। बस आपको राइटर का नाम याद रखना है, जो इनका वर्क है ऑर्बिटल, इसके बारे में आपको याद रखना है, और बहुत डिटेल में इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। नेक्स्ट है आपका गोवा में इंटर 55th इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो है IFFI, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB मिनिस्ट्री, नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NFTC, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, ESG। इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। थीम है इसकी यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज़ नाउ। ऑस्ट्रेलिया इसमें फोकस देश था, और ऑस्ट्रेलिया के एक वेटरन फिल्म मेकर हैं फिलिप नॉयस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप याद रखते हो, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइजीरिया टू ऑनर PM मोदी विद GCON अवार्ड। यानी नाइजीरिया जो है PM मोदी को अपना सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है, सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, GCON, ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाएगा। इसके पहले सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ को ये सम्मान दिया गया था, जो कि एक विदेशी व्यक्ति थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सेकंड एक तरह से फॉरेनर होंगे जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा नाइजीरिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है ग्रैंड कमांडर इन द ऑर्डर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक। तो याद रखना है, हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका डोमिनिका, एक कंट्री है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को उनका हाईएस्ट नेशनल ऑनर जो है वो दिया है, और इसका नाम क्या है? द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो ये याद रखना आपको। 4 कंट्रीज़ तो इसी मंथ में आ गए, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे विक्टोरिया कैज़र ऑफ डेनमार्क विन्स मिस यूनिवर्स 2024। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का अवार्ड जो है वो जीत लिया है। बाकी इंडिया की जो रिया सिंगला थी, उनको यहाँ पे वो टॉप 12 में वो नहीं आ पाई। मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन इन्होंने जो है रनर अप के रूप में रनर अप रही हैं, सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है। इसके अलावा इंडिया से पहले भी मिस यूनिवर्स का खिताब जो है काफ़ी लोग जीत चुके हैं। हरनाज कौर संधू ने जीता था मिस यूनिवर्स 2021 में। उससे पहले लारा दत्ता ने 2000 में, और सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो जीता हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल एमी अवार्ड से। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, ड्रॉप्स ऑफ गॉड्स विंस बेस्ट ड्रामा, इंडियाज द नाइट मैनेजर मिसिस आउट। इंडिया की नाइट मैनेजर जो है उसको इसमें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन
उसको यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिला है। जो ड्रॉप ऑफ गॉड्स है, उसको बेस्ट ड्रामा का एमी अवार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है। तो बस ये बेस्ट अवार्ड ड्रॉप ऑफ गॉड्स इतना आपको याद रखना है, बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि डिटेल्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैंकिंग्स पे। फर्स्ट रैंकिंग है इंडिया अमंग टॉप 10 इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025 रिपोर्ट। यानी कि सीसीपीआई का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो लिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर इंडिया जो है टॉप 10 में शामिल किया गया है। 1 से लेके 3 तक की जो रैंक है, उसके ऊपर किसी को नहीं रखा गया, यानी कि किसी कोई भी देश इतना बेहतर नहीं था उसको 1 से 3 तक रखा जा सके। तो ऊपर की जो 3 स्पॉट्स हैं वो खाली हैं। 4th स्पॉट पे यहाँ पे डेनमार्क, फिर नीदरलैंड, फिर यूके, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे और फिर इंडिया, उसके बाद है स्वीडन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया जो है टॉप 10 के अंदर है, इस रैंक के अंदर। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है WIPO। ये क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसकी रैंक के अंदर इंडिया रैंक 6th इन द वर्ल्ड विपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग इन 2023। यानी 2023 के अंदर पेटेंट फाइलिंग करने की लाइन में, पेटेंट को फाइल करने की जो रैंकिंग है, उसके अंदर इंडिया 6th रैंक पे यहाँ पे आया है। बाकी बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने 1.64 मिलियन पेटेंट्स यहाँ पे फाइल किए हैं, फर्स्ट नंबर पे वो रहा। यूएस ने 518,000, जापान के 414,000, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के 287,000 और जर्मनी के 133,000 जो है पेटेंट्स रहे हैं। उसके बाद जो है इंडिया का नंबर है। इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 64,000 पेटेंट जो है फाइल किए गए हैं 2023 के अंदर। नेक्स्ट है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर अगेन सिंगापुर जो है नंबर 1 पे आया है। अब देखो कुछ इंडेक्स में जो है जापान नंबर 1 पे रहता है। यहाँ पे जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अंदर जो है सिंगापुर नंबर 1 पे रहा है। ध्यान रखो, पासपोर्ट से रिलेटेड 2-3 इंडेक्स आते हैं, लेकिन जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसके अंदर सिंगापुर जो है उसकी रैंक 1 रही है। और ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट यहाँ पे बन के उभरा है। पासपोर्ट को कैसे यहाँ पे रैंक किया जाता है? तो वीज़ा फ्री एक्सेस जो है कितनी कंट्रीज़ में आपके पासपोर्ट से मिल सकता है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग जो है डिसाइड की जाती है। तो जो सिंगापुर का पासपोर्ट है, उससे आपको 195 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेस मिल सकता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 83rd है। और हम इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 58 कंट्रीज़ के अंदर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल सकता है। यूएस की रैंक यहाँ पे 8th है। बाकी और डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है। और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड है। ये रैंकिंग बेसिकली सिर्फ इतनी है कि कितने देश में आपके पासपोर्ट से वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। सिंपली उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं। तो फर्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्च नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि जो ड्रोन है वो उपलब्ध किए जाएंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि स्वयं सहायता समूह है, उनको ये ड्रोन्स जो है दिए जाएंगे। गवर्नमेंट हैज रिलीज द ऑपरेशन गाइडलाइंस टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये ड्रोन्स जो है यहाँ पे इनको दिए जाएंगे। कितने ड्रोन्स यहाँ पे बांटे जाएंगे? तो लगभग 14,500 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये ड्रोन्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पे HMJS भूनीर। ठीक है, HJMS भूनीर, भूनीर पोर्टल फॉर ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स। यानी कि किस तरह से कितना ग्राउंड वाटर जो है निकाला जा सकता है, उसके रिलेटेड जो है स्कीम बनाई गई है। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल डिजिटली लॉन्च द न्यूली डेवलप्ड भूनीर पोर्टल ड्यूरिंग द कंडक्टिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024। अब एक एडवांस पोर्टल है जिसमें के अंदर कहाँ पे कितना पानी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इनके द्वारा यह बनाया गया है। और भिन्न नीर का डिज़ाइन का मेन मोटिव क्या है इसका? तो इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है गवर्निंग द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेगुलेशन एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। यानी कहाँ से कितना ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर सकते हो, कितना पानी आप निकाल सकते हो, कितने नीचे तक का पानी आप निकाल सकते हो, इस सबसे रिलेटेड
जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल लॉन्च नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। जिस तरह से आपका बेटी पढ़ाओ बेटी अ, बचाओ अभियान चला था, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी उसी तरह से लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है? इनके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत जो है अभियान बनाया स्टार्ट किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ये भी याद रख लेना कि इसके अंदर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत जो है वो एक पोर्टल भी इसके अंदर लॉन्च किया गया है तो उसके बारे में भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एन एफ NMNF, टू रिवाइव सस्टेनेबल केमिकल फ्री फार्मिंग। तो केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसको इस स्कीम को लॉन्च किया गया। बाकी इस तरह की जो स्कीम्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम्स है, इसको आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पे PM विद्या लक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। यानी कि जो मेधावी छात्र हैं उनको PM विद्या लक्ष्मी स्कीम्स के अंदर होगा क्या बेसिक इसमें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जिसने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसके अंदर उस व्यक्ति को जो कोलेटरल फ्री लोन है वो दिलवाया जाएगा ताकि उस कॉलेज के अंदर उसको वो स्टडीज़ कर सके। जैसे मान लो कोई गर्ल चाइल्ड है, उसका किसी IIT में एडमिशन हो गया, उसके पास फीस नहीं है पे करने के लिए, तो इस स्कीम के तहत उसको लोन मिल जाएगा और जब वो लोन लेने के लिए जाएगा वो स्टूडेंट, तो उसको कोई कोलेटरल नहीं देना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि आपको कोई ज़मीन गिरवी रखनी है, किसी की किसी को वहाँ पे बताना है कि अगर मैं लोन नहीं पे कर पाया, तो कोई वहाँ पे नॉमिनी आपकी तरफ से हो। इस तरह की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं होगी। अगर आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, तो आपका जो लोन है, वो कोलेटरल फ्री वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है आपकी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक सदस्यता। इस स्कीम के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रिसर्च करते टाइम अलग-अलग जर्नल्स को के अंदर जो रिसर्च पब्लिश होती है, उसको पढ़ना होता है। अब अलग-अलग जो जर्नल्स होते हैं, उसकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर क्या किया गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की गई, जिसके अंदर 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं उन सभी को एक जगह लाया जाएगा, जिसके अंदर आपके 13,000 ई जनरल्स और 6300 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें जितनी भी आपकी रिसर्च होंगी वो सारी जनरल्स जो हैं इसके अंदर पब्लिश की जाएंगी। और एक सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट लेगा, रिसर्चर लेगा और उससे वो सारे रिसर्च को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है आपकी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। इसमें बेसिकली आपको एक्सरसाइज वगैरह याद रखनी है। दो तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। किस कंट्री के बीच में हो रही है एक्सरसाइज? क्या नेवी की एक्सरसाइज है, आर्मी की है, एयरफोर्स की है, तीनों की है? इसके अलावा वो एक्सरसाइज जो है कहाँ पे कंडक्ट हुई है? इतना आप याद रख लोगे तो ये सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। तो 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ठीक है? अब इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एग्जाम के पहले ना हर देश की बीच की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम सेम ही रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन सबके बीच की जो एक्सरसाइज होती है उसको स्टैटिक के पार्ट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। स्टैटिक में भी उसको आप याद करके एग्जाम में जा सकते हो। बाकी जो करंट में चलती रहती हैं उसको तो मैं करंट अफेयर में भी कवर करता रहूँगा। तो इंडिया और यूएस की जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, उसका 15th एडिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और ये चलेगा 2 से लेकर 22 नवंबर के बीच में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर ओहायो USA के अंदर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, इडाहो इडाहो USA के अंदर ये एक्सरसाइज होगी। जिसका लास्ट एडिशन था वो मेघालय के अंदर हुआ था दिसंबर 2023 में। ध्यान रखो, जो इंडिया और US के बीच में जो आर्मी का एक्सरसाइज होता है उसको युद्ध अभ्यास बोलते हैं
ये यहाँ पे जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, इसको वज्र प्रहार बोलते हैं, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास अलग है और वज्र प्रहार अलग है। नेक्स्ट आपका नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशियन जॉइंट एक्सरसाइज ग्राउंड शक्ति। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है जॉइंट शक्ति। और ये आपका 1 से लेकर 12 नवंबर तक चलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ये चलेगा। नेक्स्ट आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्र हिंद। तो ये तो नाम से भी आपको पता लग सकता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। थर्ड ऑस्ट्र हिंद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हो रही है आपकी पुणे के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंडिया सिंगापुर बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और ये जो एडिशन है वो महाराष्ट्र के अंदर करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका पूर्वी प्रहार। ये पूर्वी प्रहार जो है इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में नहीं है, इंडिया में ही है। पूर्वी प्रहार इंडिया लॉन्चेस मेजर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। इंडिया की जो तीनों विंग्स हैं आर्मी की, जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी तीनों विंग जो हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इन तीनों के बीच में ज्वाइंटली ये एक्सरसाइज जो है ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जो है 10 से लेकर 18 नवंबर के बीच में करवाई जा रही है। नेक्स्ट है आपकी पर्सनैलिटीज़। जो पर्सनैलिटीज़ आपकी न्यूज़ में है, किसी का कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी की कोई डेथ हुई है, कोई बुक पब्लिश हुई है किसी फेमस व्यक्ति की, तो वो सारी न्यूज़ हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो फर्स्ट है आपका के संजय मूर्ति। जो के संजय मूर्ति है उनको भारत का अगला कैग कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये नियुक्त कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले सीएजी थे, उनको उनके बदले अब के संजय मूर्ति जो है सीएजी बन गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट जज संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये 51st चीफ जस्टिस जो है इंडिया के बन गए हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है? डीवाई चंद्रचूड़ की जगह इन्होंने ली है। तो डीवाई चंद्रचूड़ की जगह जस्टिस संजीव खन्ना जो है 51st सीजीआई इंडिया के बन चुके हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध प्रसिद्ध सारंगी वादक यानी कि आइकॉनिक सारंगी मास्टर पंडित राम नारायण पासिस अवे इन मुंबई। मुंबई में पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। बाकी इनके बारे में और देख सकते हो यहाँ पे। इनको पद्मश्री 1976 में मिला था, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2005 में। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है उसका बेसिक मोटिव ये है कि रिलेशन क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाल ही में पंडित राम नारायण की मृत्यु हो गई है, वो किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना ये एक आइकॉनिक संगीत वादक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड अवेयरनेस। ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो बाकी एग्जाम में उतनी नहीं आती है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ यहाँ पे, अर्मेनिया बिकम इंडिया लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। यानी कि भारत जब किसी रक्षा से जुड़े सामान का यानी कि डिफेंस मटेरियल का जब एक्सपोर्ट करता है तो अर्मेनिया उसमें नंबर 1 पे है। इंडिया सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है डिफेंस से रिलेटेड वो अर्मेनिया को ही करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डिफेंस चीज़ों का किसको करता है? अर्मेनिया को। अर्मेनिया हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर इंडियाज़ फिनिश्ड वेपन सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या हमने इनको एक्सपोर्ट किया है? आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसके अलावा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो भी हमने इनको एक्सपोर्ट की है। इंडिया मिलिट्री सेल्स रीच्ड 21,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन फॉर 2023-24 फिजिकल ईयर। यानी 2023-24 में हमने अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन डॉलर्स के जो एक्सपोर्ट्स है वो किए हैं। तो इसमें मेन कंट्रीज जिनको हमने एक्सपोर्ट किया उसमें है अर्मेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस बिंग द टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर दिस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अर्मेनिया जो है वो नंबर 1 पे यहाँ पे अभी चल रहा है एक्सपोर्ट्स के मामले में। नेक्स्ट है आपका यूके पीएम केयर स्टारमर अनाउंसेस रिलॉन्च ऑफ एफटीए टॉक विद इंडिया फॉलोइंग बायलैटरल मीटिंग विद पीएम मोदी। यानी इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो वार्ता है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये इसके बारे में अभी और अपडेट्स आएंगी, तो जो भी अपडेट्स आती है वो आने वाले मंथ्स में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट, नो रिलीजन एनकरेजेस।
पॉल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये दिल्ली के आसपास नॉर्थ इंडिया में खासकर जब पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क आया कि जो राइट टू हेल्थ है, ये फंडामेंटल राइट है और कोई भी रिलीजन जो है इस बात को इंकरेज नहीं करता कि जो हेल्थ के खिलाफ जाके आप पॉल्यूशन को आप बढ़ावा दो। तो जब फायर क्रैकर्स के बैन के ऊपर जब ये सारी बातें चल रही थी, तो उस समय ये आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो जो राइट टू हेल्थ है वो कैसा राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट इन 4 वर्डिक्ट ओवरटर्न्स 1967 रूलिंग डिनाइंग माइनॉरिटी स्टेटस टू एएमयू। ठीक है, तो एक 7 जज जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द 1967 डिसीजन इन एस अजीज बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया विच हेल्ड दैट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहले एक केस के अंदर ये बोला गया था कि जो एएमयू है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, उसके ऊपर जो है अलग से केस चलेगा और उसके ऊपर जो है अलग से फैसला आएगा। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर फैसला नहीं आया। अभी बात बस इतनी है कि जो एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से हटाया गया था, उसको जो है उस फैसले को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पे रीड कर सकते हो आप। बेसिक इतनी डिटेल ही आपको याद रखनी है। और बस ये लास्ट है आपकी न्यूज़। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।